विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार जोशी श्री प्रताप सिंह बारनेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में भूगोल विषय में सहायक आचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान समय में सभी महाविद्यालय बंद कर दिए गए। इसके कारण सभी छात्र भी हमारे संपर्क में नहीं रह पाए। उन्हें निरंतर अध्ययन में असुविधा ना हो, उसके उद्देश्य से महाविद्यालय के YouTube चैनल पर ये वीडियो आपके अध्ययन की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि सभी राज्य के नियमों का पालन करते हुए आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग, एक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विद्यार्थियों, नगरीय भूगोल में अनुषंगी नगर, जिसे सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है, उपग्रह नगर भी कहा जाता है, एक संकल्पना है। उपनगर एक अलग संकल्पना है, लेकिन सामान्य रूप से छात्र उपग्रह नगर और उपनगर दोनों को एक ही अर्थ में समझ लेते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके सामने महत्वपूर्ण रूप से उपग्रह नगर किसे कहा जाता है, उपग्रह नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है, उपग्रह नगर और उपनगर में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, उपग्रह नगर किसे कहा जाता है? किसी भी महानगर के परिधि क्षेत्र के बाहर ऐसा लघु औद्योगिक आवासीय क्षेत्र या लघु औद्योगिक नगर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से आंशिक या पूर्णतया महानगर से अलग होता है, आत्मनिर्भर होता है, लेकिन वहाँ उन औद्योगिक इकाइयों की प्रधानता होती है जो केंद्रीय नगर या महानगर को सेवा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। उन्हें उपग्रह नगर की संज्ञा दी गई। अमेरिकी एक विद्वान बार्थोलोमेव ने उपग्रह नगर और उपनगर में किसी प्रकार का अंतर नहीं माना था, लेकिन हैरिस और उल्मैन ने 1945 में उपग्रह नगर और उपनगर में बिल्कुल स्पष्टतया अंतर मानते हुए इन दोनों ही शब्दों को अलग अलग नगरों के लिए उपयोग करने पर बल दिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उपग्रह नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है। उपग्रह नगर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसका केंद्रीय नगर से जुड़ाव तो होता है, लेकिन केंद्रीय नगर से जुड़ाव होने के साथ साथ केंद्रीय नगर से पर्याप्त दूरी पर होता है और सामान्यतः इसकी दूरी 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास रह सकती है। तो केंद्रीय नगर से दूरी पर्याप्त मात्रा में होने तथा केंद्रीय नगर से जुड़ाव होना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, केंद्रीय नगर में पाए जाने वाले उद्योग धंधों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस उपग्रह नगर में भी उससे जुड़े हुए उद्योग धंधे ही पनपते हैं। उद्योग धंधों का संकेंद्रण पाया जाता है। क्योंकि उपग्रह नगर में केंद्रीय नगर से मिलते जुलते या जुड़ाव युक्त उद्योग धंधों का प्रभाव होता है, इसलिए इसे उत्पादक नगर भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ उत्पादन किया जाता है, बड़ी विस्तृत भूमि जो कि महानगरों में नहीं उपलब्ध होती, इसलिए कभी कभी उत्पादक उद्योग धंधे जिनकी उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई महानगरों में निरंतर जनसमूह को करना आवश्यक होता है, वह कारखाने अनुषंगी नगरों में स्थापित कर दिए जाते हैं तथा यहाँ का उत्पादन महानगरों में या उस केंद्रीय नगर में खप जाता है, वहाँ की जनसमूह के उपभोग में काम आ जाता है। तो महत्वपूर्ण दूसरी इसकी विशेषता, केंद्रीय नगर को सेवा उपलब्ध कराना माना जाता है। यह अपनी उत्पादन गतिविधियों के कारण
ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जन समूह को महानगर में जाने से रोकता है। उसी स्थान पर अनुषंगी नगर या उपगृह नगर में ही रोजगार की उपलब्धता के कारण अधिकांश जन समूह को महानगर की अत्यधिक भीड़ भाड़ में जाने से रोककर महानगर पर जन दबाव को, जन घनत्व में वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। ये इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ वह सभी सुविधाएं, आमोद प्रमोद के साधन, अन्य सभी बड़े बड़े विस्तृत मॉल्स उपगृह नगरों में भी मिलते हैं, जिससे छोटे छोटे नगरों का जन समूह जो महानगरीय जीवन से आकर्षित होकर महानगर में जाना चाहता है, वह उस महानगर के परिधि क्षेत्र में स्थित इन उपगृह नगरों पर ही रुक जाता है। इसलिए यहाँ आमोद प्रमोद के साधनों की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यह सामाजिक दृष्टि से महानगर से बिल्कुल भी अलग होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि पहले कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र रहा हो और धीरे धीरे जन समूह के उन उद्योग धंधों के चारों ओर समूह संकेंद्रण होने के कारण एक नगरीय क्षेत्र में बदल जाता है। इसलिए इसका महानगरीय जीवन से बिल्कुल भी अलग रूप हमें देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में ऐसे उपगृह नगर पाए जाते हैं? तो सामान्य रूप से भारत में दिल्ली के चारों बात करें तो दिल्ली में के समीपवर्ती क्षेत्रों में दो मुख्य उपगृह नगर फरीदाबाद और गाज़ियाबाद पाए जाते हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़ के समीपवर्ती भाग में भी मोहाली और पंचकुला दो उपगृह नगर या सैटेलाइट टाउन पाए जाते हैं। इन्हें हम उपगृह नगर का उदाहरण कह सकते हैं। अगली एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि उपगृह नगर और उपनगर में अंतर क्या है। तो हम महत्वपूर्ण रूप से इस पर ये बात करेंगे कि उपगृह नगर जहाँ एक लघु औद्योगिक नगर होता है, वहाँ उद्योग धंधों की प्रधानता होती है। वहीं उपनगर एक आवासीय क्षेत्र होता है, वह केवल जन समूह को रोकने का कार्य करता है। सरकारी नियमों के तहत कभी कभी महानगरीय दबाव को कम करने के लिए महानगर के बाहरी क्षेत्र में सरकारी दबाव के आधार पर या सरकारी निर्णयों के पालना में कुछ बस्तियों का बसाव कर दिया जाता है जो पूर्णतः आवासीय प्रकृति की होती है। तो ऐसी आवासीय प्रकृति की जो बस्तियां होती है उन्हें हम उपनगर कहते हैं। उनमें औद्योगिक गुण नहीं पाया जाता। तो पहला महत्वपूर्ण अंतर, उपगृह नगर में स्वयं का उद्योग होता है, लेकिन उपनगर में स्वयं का उद्योग नहीं होता, वो आवासीय होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, उपगृह नगर में आवासीय बस्तियां हो सकती है, वहीं जन समूह निवासरत रह सकता है। अनुषंगी नगर में या उपगृह नगर में निवासरत जन समूह का दैनिक अभिगमन केंद्रीय नगर या महानगर से अधिक हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उपनगर में निवासरत जन समूह का केंद्रीय नगर या महानगर से दैनिक अभिगमन सर्वाधिक होता है। उपनगर में निवासरत सभी जन समूह निरंतर केंद्रीय नगर या महानगर से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो दूसरा मुख्य अंतर है वह है उपगृह नगर में की जनसंख्या उपगृह नगर में ही निवास करती है, उसका निरंतर केंद्रीय नगर में आना जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन उपनगर में निवासरत जन समूह निरंतर केंद्रीय नगर या महानगर में आता जाता है, पूर्णतया महानगर से जुड़ा हुआ होता है। हमें कभी कभी एहसास ही नहीं होता कि हम कब महानगर से निकलकर उपनगर में आ चुके हैं। तो उपनगर केवल आवासीय होता है, साथ ही साथ इसे हम शयनागार नगर भी कहते हैं, क्योंकि सुबह उठकर यहाँ का जन समूह महानगर की ओर चला जाता है और रात्रि विश्राम के लिए वापस उपनगर में आ जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि उपगृह नगर की जनसंख्या उपगृह नगर में ही निवासित रहती है, वह
दिन में महानगर में जाकर रात्रि में निवास के लिए उपगृह नगर में नहीं आती, जबकि उपनगर की जनसंख्या या जनसमूह दिन में महानगर जाते हैं और रात्रि में महानगर में से बाहर आकर उपनगर में निवास करते हैं। तो उपगृह नगर की स्वयं की जनसंख्या होती है, स्वयं के उद्योग धंधे होते हैं, स्वयं रोजगार देने में सक्षम होता है, जबकि उपनगर केवल आवासीय होता है, वह स्वयं रोजगार देने में सक्षम नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात आपको इस इस संकल्पना में ये ध्यान रखनी है कि उपगृह नगर महानगरों से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन जिस प्रकार एक ग्रह के चारों ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार उपग्रह नगर भी उस केंद्रीय नगर को सेवाएं प्रदान कर निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। उपनगर एक अलग संकल्पना है, इसलिए कभी भी आप उपगृह नगर और उपनगर को समानार्थी अर्थ में ना समझें, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। तो मुख्य रूप से मैं रिवीजन के रूप में आपको समरी के रूप में पुनः एक बात कहता हूँ। उपगृह नगर औद्योगिक नगर होता है, वहाँ की स्वयं की जनसंख्या होती है, वह अपने ही नगर में निवास करती है, लेकिन उनका जुड़ाव महानगरीय जीवन से होता है। उपनगर का जनसमूह दैनिक अभिगमन की दृष्टि से प्रतिदिन महानगर को जाता है और प्रतिदिन वापस रात्रि विश्राम के लिए उपनगर में लौट आता है। इसलिए उपनगर केवल महानगरीय जनसमूह को भीड़ भाड़ या अन्य उच्च भूमि मूल्यों के कारण नगर की परिधि में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां समय के साथ साथ एक छोटा नगरीय रूप ले लेती है और केवल आवासीय प्रतिरूपों का जन्म होता है, उसे हम उपनगर कहते हैं। लेकिन औद्योगिक संकेंद्रण जनसमूह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जनसमूह को महानगर में जाने से रोकने की क्षमता उपगृह नगर में होती है। धन्यवाद।